नमस्कार। भगत जी की क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्लास हो चुका था सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे तो 22 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर BN राव को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। और मदर किसे कहा जाता है तो उसे KV राव को कहा जाता है। KV राव को मदर। अब फादर की बात करें तो BR अम्बेडकर। कर को कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा को चलाने के लिए संविधान सभा के जो सलाहकार समिति थे वो थे BN राव। ठीक है, BN रॉय बहुत ही प्रतिभावान आदमी थे, क्योंकि वो उस समय के ICJ के जज हुआ करते थे। जो विश्व में 15 जजों को चुना जाता है, उस लेवल के वो आदमी थे। जिस समय वो भारत में थे, जिस समय भारत आज़ाद हुआ, वो यानी कि IAS ऑफिसर रैंक के ऑफिसर थे। ठीक है, और BN राव जो है एक भी रुपया अपने फ़ी के रूप में नहीं लिया। जितने भी कार्य किए एक भी रुपया फ़ी के यानी निःशुल्क कार्य किए। कौन? BN राव। तो ऐसे महान हस्ती थे BN राव, जो कि भारतीय संविधान बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान को बनाने के लिए 13 प्रकार की समिति बनाई गई थी। 13 समिति बनाई गई थी। समिति, ठीक है, जैसे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांत समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर के जो प्रारूप समिति थे, प्रारूप समिति इस सबसे बड़ा समिति था। 13 समिति में से सबसे बड़ा समिति प्रारूप समिति थे। इसमें 7 मेंबर थे। प्रारूप में समिति में कितने मेंबर थे? 7। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक है, लेकिन इस 7 में जो हेड थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के जो 7 मेंबर में से सबसे हेड कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इस तरह की समिति। अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा जानेंगे। जब संविधान सभा में बैठक चल रही थी, जब लोग इलेक्टेड होके आ रहे थे, कुछ मनोनीत होके भी आए थे, जैसा कि बताया था आप लोग को, तो भीमराव अम्बेडकर को जो पहले चुनाव लड़ा था मुंबई से, लेकिन यहाँ पे इसको हार मिली थी। ये जीते नहीं थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। हारने का कारण था कि कांग्रेस यहाँ पे सपोर्ट नहीं किए थे, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर हार गए। उसके बाद फिर से वो मोहम्मद अली जिन्ना के सपोर्ट के कारण बंगाल उस समय के बंगाल जो अभी कलकत्ता में यानी कि बांग्लादेश भी शामिल था, उस बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ से इसको टिकट मिला और ये जीत गए। ठीक है, लेकिन इसी बीच भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। जो कि बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना लगा। अब जो है भीमराव अम्बेडकर की सदस्यता ख़त्म हो गई, क्योंकि ये बंगाल अब किस में चला गया? पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब इसकी सदस्यता ख़त्म हो गई। और BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोले कि जिस तरह का संविधान की आप उम्मीद कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर अगर नहीं शामिल होंगे तो उस टाइप का संविधान
नहीं बन पाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर कानून के बहुत बड़ा ज्ञानी थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा यानी कि अगर भारत में किसी को यानी कि लॉ के बारे में पता था तो वो थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी समय, जो उस समय मुंबई के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि मुंबई अपने आप में एक प्रांत था, क्योंकि भारत उस समय नहीं था, यानी जो अब था अपने आप में, वहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसी टाइप का होते थे। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे बीजी खैर, ठीक है, उसे पत्र लिखा कि ऐसी इस तरह का बात है, अंबेडकर को लाना ज़रूरी है। तो यहाँ से जो खड़े थे M.R. जयकर, उसे हटाया गया और उसके जगह में भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़ाया गया और चुनाव वो जीते भी, और फिर वहाँ से चुन के भारतीय संविधान में वो आए। और आए तो फिर यानी कि वो बहुत सारे देश, लगभग 89 देश में भ्रमण करके भारतीय संविधान को इकट्ठा किया कि किसी सब देश से कुछ ना कुछ लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति प्रधान यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो वहाँ के रूल रेगुलेशन से सिर्फ वही छाप दिए, उसमें परिवर्तन किए, जो लगा कि भारतीयों के अनुसार हो सकता है, यहाँ के जनता के लिए भलाई हो, उसमें परिवर्तन करके लाया गया है। जैसे राष्ट्रपति तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अमेरिका में कोई भी नागरिक 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप जब तक लड़ सकते हैं लड़िए, जीत सकते हैं जीतिए, और राष्ट्रपति रहिए। तो ये सब बात है। लेकिन अमेरिका में एक आदमी 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। 2 बार जीत के बन गया तो तीसरा बार नहीं बन पाएगा। लेकिन यही सब संशोधित करके ही भारतीय संविधान में ऐड किया गया, चाहे जिस देश से भी लिया गया हो, नागरिकता हो, जो भी हो, जो लगभग 89 देश से लिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका 1935 के भारतीय अधिनियम एक्ट का है। लगभग 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद यहीं से लिया गया है। ठीक है, अधिनियम 335 से, और बाकी जो बचे 145 बाकी के 89 देशों से लिया गया। उसमें जब देश की भी चर्चा आएगा तो ब्रिटेन सबसे आगे होगा, क्योंकि ब्रिटेन भारत में राज किए थे, तो उसके शासन व्यवस्था भारत को अच्छा लगा था। जैसे कानून व्यवस्था ब्रिटेन का बहुत ही अच्छा था, तो वहाँ से कानूनी व्यवस्था को भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया है। कुछ आदमियों का कहना है कि भारतीय संविधान तो मांगा हुआ संविधान है, भीख में मिला हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो संविधान जिससे भी लिए हैं, जिसमें कोई चीज़ की भलाई हो, यानी कि किसी के अंदर कोई चीज़ की अच्छाई हो, उसे अडॉप्ट करना ही चाहिए। ठीक है, चाहे जो भी हो, दुश्मन ही क्यों ना हो, उसमें अगर कुछ अच्छाइयाँ हो तो वही किया गया था। जितने भी देश थे उसके संविधानों से जो अच्छा लगा उसको एकत्रित करके भारतीय संविधान में लाया गया। और इस तरह भारत के विश्व के सबसे बड़े संविधान और लिखित संविधान है। ठीक है, अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहाँ मात्र 7 अनुच्छेद है, लेकिन भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है और लिखित है। ब्रिटेन के में तो लिखित संविधान ही नहीं है, और लिखित है। तो इस तरह की बात है। अब बात करते हैं आगे। कुल जो है संविधान में टाइम लगा था, टाइम की बात करें तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक, इसमें जो खर्च आया था, एक्सपेंडिचर या खर्च वो आया था 63,96,729 रुपये। ठीक है, 729 रुपये। इसमें जो बहस हुआ था 114 दिन तक बहस चला था। इसका जो अधिवेशन हुआ था 11 अधिवेशन प्लस एक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, टोटल 12 अधिवेशन हुआ था, 114 दिन बहस हुआ। ठीक है,
अब संविधान बनकर लगभग तैयार हो चुका था। संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, इस डेट को लागू नहीं किया गया था, अंगीकृत किया गया था, या पारित किया गया था। ठीक है, संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक क्वेश्चन हम बराबर पूछता है कि संविधान लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, दोनों ऑप्शन देता है, तो गलती नहीं। लागू की बात आएगा तो 1950, 26 जनवरी 1950, और जब पारित का बात कहेगा तो 26 जनवरी 1949। तो संविधान यहाँ 2 महीना डिले क्यों किया गया, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जब भारत गुलाम था तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर अधिवेशन। वहाँ ये डिसाइड किया गया था कि प्रत्येक वर्ष हम लोग इस तारीख को झंडा तोलन के रूप में मनाएंगे, और इस तरह हर साल नुका चुका के झंडा फहराया जाता था। तो रावी नदी के किनारे पहली बार 26 जनवरी को ही झंडा फहराया गया था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को 2 महीना रोका गया, क्योंकि पुल बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए संविधान को 2 महीना रोका गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं, इस दिन को यादगार बनाने के लिए। ठीक है, छब्बीस जनवरी को लगभग संविधान के कुछ भागों को, लगभग 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था आंशिक रूप से। 15 अनुच्छेद का लागू करेगा, ये अनुच्छेद 394 में वर्णन था कि कुछ अनुच्छेद यानी 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिसको 1994 394 आर्टिकल्स में ऐसा कहा गया था कि इसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया जाए। ठीक है, और इस दिन जो अंगीकृत हुआ था, तो लोकसभा के हमारे पास जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो सीट जो था 299 था। ठीक है, स्टार्टिंग में तो 389 था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो बच गया था कितना, 299। ठीक है, तो 299 में से 284 सदस्य ने साइन किए थे उसी दिन 26 नवंबर 1949 को, और 284 आदमी के साइन करते हुए ही भारत का संविधान अंगीकृत या पारित कह सकते हैं हो गया। लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं, ये जो 299 सीट था, इसमें 229 थे ब्रिटिश प्रांत के, यानी कि जो इलेक्टेड थे, अब बाकी 70 जो थे राजवाड़ा थे, जो बड़े बड़े राज्य चलाते। भारत को एक राष्ट्र बनाना इतना आसान नहीं था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत बड़ी भूमिका रहा, क्योंकि उस समय के राजवाड़ों मिलने से के लिए नहीं मानते थे, बोलते थे हम अकेले रहेंगे, अपना स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन इस तरह दिक्कत नहीं था, पूरा जैसे समझिए ये भारत हो गया, अब यहाँ पे कोई राजा है, ठीक, अब कह रहा है भारत में नहीं मिलेंगे, तो कितना दिक्कत होगा कि पूरे भारत है, बीच में कोई दूसरा देश है या कुछ राज्य है। तो इस तरफ एक जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था कि जिस तरह हो पहले वार्तालाप कीजिए, नहीं माने तो नियम कानून है, पुलिस है, उसके द्वारा कार्रवाई। तो लगभग सब राज्य यानी कि रजवाड़ों जो थे मानने के लिए तैयार थे कि हाँ ठीक है भारत से में मिलेंगे। लेकिन 2 राज्य थे, एक हैदराबाद और एक श्रीनगर, जो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद मुस्लिम प्रधान राज्य यानी कि उस समय का कहो तो देश या प्रांत है, और श्रीनगर दोनों जो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। निज़ाम जो यहाँ के बोले नहीं हम अलग रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस
पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला है और श्रीनगर का हस्ताक्षर पत्र में सिग्नेचर करवाते हुए भारत में मिला है और अखंड भारत यानी कि अभी जो भारत देख रहे हैं वो भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी जो का जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है तो लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि भीमराव अम्बेडकर, लेकिन उसे फेयर कहा जाए हम लोग के भाषा में, तो उसको जब करने वाले थे फेयर, ये जहाँ संविधान का जब किताब उल्टाइएगा तो उसके अंदर इस तरह का बॉर्डर बना हुआ है, पूरे बॉर्डर में पीपल का पत्ता से ऐसा अंकीकृत किया गया है कि भारत जो गुलामी के समय जो था, जितना शहीद हुए थे या बलिदान हुए थे, जो माहौल था वो सब इसमें उखाड़ा गया है, यानी कि इतना अच्छा कलाकारी किया है। ठीक है, पूरे पेज में जितना भी पेज है इतना, अगर संविधान सभा का जो भारतीय संविधान का हार्ड कॉपी का वजन देखा जाए तो 13 kg है। ठीक है, तो सारे पेज में इतने अच्छे से कलाकारी किए गए हैं कि जितने भी भारत के साथ यानी जितने भी क्रांतिकारी थे ये सब का यानी एक विशेष प्रकार से देखने पर दिखाई देता है। लेकिन आप अगर इस तरह देखेंगे तो पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देंगे। ये जो कार्य किए थे अपना, तो ये थे नंदला बोस, नंदला बोस। ये जो इसके अंदर पूरा अंक बनाए थे बॉर्डर, वो थे नंदला बोस। लेकिन तो उस समय जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो बोला गया कि किसका हैंडराइटिंग अच्छा है कि इसे लिखा जाए, कैलियोग्राफी जिसे कहते हैं। ठीक है, कि तो ये पता लगाया जाए कि किसका हैंडराइटिंग सबसे अच्छा है, उसी से लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक नाम थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के राइटिंग इतने अच्छे थे कि उसी ने पूरा संविधान को फेयर किया या कॉपी में यानी किताब में लिखा अपने हाथों से। ठीक है, तो इसने अपने ये ऐसे प्रेम बिहारी नारायण ऐसे थे कि बचपन में इसके पिताजी डेथ कर चुके थे, इसका पालन पोषण इसके दादाजी किए थे। तो इसने बोला था कि मैं तो लिख दूंगा संविधान, ठीक है, लेकिन सारा पेज के नीचे में मेरा नाम होगा। तो बात चला कि अगर कोई लिखता है तो उसका तो नाम होना लाजमी है। तो अगर ओरिजिनल कॉपी की बात कर देखा जाए तो उस सारे पेज के नीचे ये नाम मिलेगा। उसने ये भी कहा था कि लास्ट पेज में अपने दादाजी और मेरा दोनों का नाम होगा, क्योंकि दादाजी इसके पढ़ाई लिखाई में सारा मेंटेनेंस किए थे। तो लास्ट पेज में जब आए होंगे तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा और इसके दादाजी का नाम देखिएगा। लेकिन कुछ आदमी को लगेगा कि भीमराव अम्बेडकर लिखे, भीमराव अम्बेडकर तो लिखे हैं, लेकिन उनको फेयर की जब बात आएगा, जो एक पुस्तक में लिखने की बात आएगा, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ही लिखे हैं इस बात को। ठीक है, और कहा जाता है कि भारतीय संविधान को भीख से लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान को आवश्यकता अनुसार जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की स्थिति क्या था उसके अनुसार भारतीय संविधान को बनाया गया था। लेकिन इसमें एक विशेषता भी है भारतीय संविधान की कि इसमें समय के अनुसार अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो आर्टिकल्स 368 जो हैं ऐसे आर्टिकल्स हैं कि किसी भी प्रकार का अगर संविधान में कुछ दिक्कत होती है तो आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। अभी तक 122 संशोधन हो चुका है,
तो जिस समय भारतीय संविधान को बनाया गया था उस समय के आवश्यकता अनुसार बनाया गया था, लेकिन अभी के समय में उसी में परिवर्तन करके बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे समझिए कि आप 2015 में कोई एग्ज़ाम देने वाले थे, उसके लिए नोट्स बनाए थे। ठीक, आपके लिए तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन कोई 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या ये नोट इसके लिए सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जो नोट बनाए वो उस समय के अनुसार बनाए। अब जो वही नोट इस समय अगर पढ़ेगा तो इसको तो दिक्कत होगा, क्योंकि उस समय का सब कुछ बदला हुआ रहेगा। तो इस समय के अनुसार आप बदलने के लिए दिया गया है कि हाँ, अगर कुछ है ऐसा तो आप कर सकते हैं। अब आता है बात कि भारतीय संविधान में किसको कितना पावर दिया जाए। बहुत सारा कठिनाइयों के साथ भारतीय संविधान को बनाया गया था, जैसे स्टेट और सेंट्रल। अगर सेंट्रल को ज़्यादा पावर दिया जाए तो स्टेट का बात नहीं मानेगा, अगर स्टेट को ज़्यादा पावर सेंट्रल को ज़्यादा बात दिया जाए तो स्टेट को कुछ गुदानेगा नहीं। जिसका सेंट्रल में सरकार रहेगा वो स्टेट का हालत ख़राब कर देगा। अगर स्टेट सेंट्रल का बात नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा? तो ये सब बातें को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय संविधान को बनाया गया है कि दोनों को आपस में पावर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि स्टेट को ज़्यादा भी पावर ना दिया गया है, कुछ मामलों में दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम पावर सेंट्रल के पास है। कुछ मामला में सेंट्रल भी स्टेट को कुछ नहीं कर सकता है। मान लीजिए अगर सेंट्रल को ज़्यादा पावर से स्टेट को ज़्यादा पावर दे दिया जाए। हम मोदी जी अभी बोले कि 2000 का नोट बंद हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ मोदी जी का सरकार है भारत में नोट बंद, जहाँ दूसरे सरकार का यानी कि दूसरे पार्टी का सरकार है वो बोलेगा नहीं, मेरे राज्य में 2000 का नोट बंद नहीं होगा। अब बताइए उस राज्य का आदमी अगर भारत में कहीं भी जाए, जो यानी कि मोदी के सरकार वाले एरिया में, तो 2000 का नोट लेके जाएगा? चलेगा ही नहीं। तो इस तरह देखते हुए इतना कॉम्प्लेक्स था मामला कि इसे सुलझा के पूरा भारत अखंड यानी खंड खंड में था, उसे एक अखंड बनाना ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि देख समझिए लगभग 389 आदमी मिलकर, उस समय भारत की आबादी थी 40 करोड़, इतना 389 आदमी मिलकर इतने आदमियों के लिए नियम बनाना, किसके लिए क्या हो, जैसे महिला के लिए शादी की उम्र क्या है, क्या रखना चाहिए। अब बताइए मौलिक अधिकार में क्या रखना चाहिए। मौलिक अधिकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि बंदूक मौलिक अधिकार में जाएगा, कि कोई भी आदमी बंदूक रख सकता है, लेकिन क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर बोले नहीं, अगर बंदूक को मौलिक अधिकार में रखा जाए तब तो किसी में छोटा सा बहस भी होगा तो सीधे निकाल के ठोक दिया जाएगा, इससे कि देश में प्रत्येक दिन खून खराबा होते रहेगा। तो इसे बंदूक को बंद यानी कि क्या कहते हैं इसको मौलिक अधिकार में ना रखकर इसे कानूनी अधिकार पर रखा जाए। तो इस तरह का फैसला था जिसमें से कि मैक्सिमम में भीमराव अम्बेडकर ही इस टाइप के फैसला लेते थे। इसीलिए कहा जाता है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ पे आज भारतीय संविधान ख़त्म होता है। संविधान नहीं, भारत के संविधान के स्ट्रक्चर कैसे बना, अब अगले क्लास में आगे देखा जाएगा। जय हिंद।